स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11th का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है समुच्चयों का गुणन या कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये जो टॉपिक है दोस्तों, आगे आने वाले जो आपके टॉपिक हैं रिलेशन और फंक्शन, उसका बिल्कुल बेस है। इस टॉपिक को समझने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने पहले वाले चैप्टर जो कि सेट का था, उसके वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ ऊपर आई बटन में जा कर के पहले वो वीडियो देख लें, और अगर आपने वीडियो देख लिए हैं तो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, हमने जब सेट पढ़ा था तो उसके अंदर हमने कुछ ऑपरेशन किए थे, जैसे यूनियन का, इंटरसेक्शन का और डिफरेंस का। तो दोस्तों, उसमें हम क्या करते थे, जब हमें कोई सेट ए और बी दिए रहते थे, जैसे मैं यहाँ पे मान के चलूँ मेरे पास कोई सेट ए एलिमेंट हैं इसके अंदर, जैसे 1 2 दो एलिमेंट ले लिए, और मेरे पास कोई दूसरा सेट है बी जिसमें मेरे पास एलिमेंट हैं 2 3 4। तो जब हम ए यूनियन बी करते थे तो हम क्या करते थे, इन दोनों सेट के जो एलिमेंट हैं उनको यहाँ पे ऐसे एक साथ इकट्ठा लिख देते थे। या जब हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना होता तो हमें क्या करना होता था, इन दोनों के अंदर जो भी कॉमन एलिमेंट है उस एलिमेंट को हम यहाँ पे ले लेते थे। या अगर हमें ए माइनस बी करना होता है तो हम क्या करते थे कि जो ए के एलिमेंट सारे, लेकिन जो बी वाले एलिमेंट इसमें नहीं होना चाहिए, तो हम इसमें इस प्रकार से एलिमेंट जो है वो लिख लेते थे। लेकिन दोस्तों, डेली लाइफ के अंदर हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इससे कुछ अलग भी होती हैं। तो क्या होता है कि जैसे हमें कोई दो सेट दे रखे होते हैं तो उन एलिमेंट्स को कंबाइंड, डिफरेंस या कॉमन ऐसा कुछ हमें नहीं निकालना होता। हमें क्या करना होता है, उनके पेयर बनाने पड़ते हैं। जैसे अगर हम कप और प्लेट के दो सेट लें दोस्तों, ये हमारे पास कप और प्लेट के दो सेट हैं। तो जब हमने जो चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था उसमें हमने ए यूनियन बी किया था, तो उसमें हम बेसिकली क्या करते थे कि जो हमारे पास सेट ए और बी में जो एलिमेंट होते थे उन सभी को हम एक साथ कंबाइंड कर देते थे। लेकिन हर बार दोस्तों ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हमें कई बार जो सेट के एलिमेंट होते हैं उनके हमें पेयर बनाने पड़ते हैं इस प्रकार से। तो हमने देखा कि यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पेयर जो हैं बन सकते हैं। या मैं दूसरा एग्जांपल लूँ कि मेरे पास ए सेट है और बी सेट है। ए सेट के अंदर दोस्तों मेरे पास जैसे स्टेट के कोड है ना, जैसे RJ MP, ये दो स्टेट है मेरे पास। और जो बी वाला सेट है उसके अंदर मेरे पास डिस्ट्रिक्ट के कोड है, जैसे 01 02 या 03, 3 ले लिए। अब दोस्तों इसके हम पेयर बनाने की कोशिश करें तो मैं कैसे पेयर बनाऊंगा। जैसे पहला एलिमेंट मैंने RJ यानी कि राजस्थान का ले लिया एलिमेंट, और दूसरा इसके साथ मैंने 01 कोड ले लिया डिस्ट्रिक्ट का। या ये हो सकता है कि RJ के साथ मैं दूसरा डिस्ट्रिक्ट कोड ले लूँ 2, RJ के साथ तीसरा डिस्ट्रिक्ट कोड ले लूँ 3। अब इसी प्रकार से मैं MP के साथ 01 कोड लिख दूँ, MP के साथ 02 कोड लिख दूँ, और MP के साथ 03 कोड लिख दूँ। तो इस प्रकार से ये मेरे पास कुछ पेयर आ गए। तो यही आपका होता है दोस्तों कार्टेशियन प्रोडक्ट, और इसको लिखने का तरीका A क्रॉस B होता है।
यहाँ पे दोस्तों जो आप मल्टीप्लाई का निशान देख रहे हो वो अपने जो नॉर्मल गणित होती है जिसमें हम 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट निकालते हैं वो इसका मतलब बिल्कुल वैसा नहीं है दोस्तों। ये खाली एक कार्टेशियन प्रोडक्ट को दिखाने का एक सिंबल है ना। यानी कि ये शो कर रहा है कि जो हमने इसके अंदर पेयर बनाए हैं वो ए क्रॉस बी के अकॉर्डिंग होंगे। अब इसमें नोटिस करने वाली बात क्या है कि पेयर के अंदर हम जानते हैं कि जब भी हम कोई पेयर बनाते हैं तो उसको हम ऐसे राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और बीच में कोमा होता है। पहला डिजिट यहाँ आता है और दूसरा डिजिट हमारे पास इस कोमा के बाद में आता है। अब जो पहला डिजिट आपके पास आएगा वो पहले जो आपको सेट दे रखा होगा, जैसे इस सिचुएशन के अंदर ए क्रॉस है, पहले ए है तो ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो यहाँ पे आएंगे। जैसे ये आर जे आया, अब कोमा लगाएंगे उसके बाद फिर इसके साथ जो दूसरा एलिमेंट आएगा। अब दूसरा एलिमेंट कहाँ से आएगा, क्योंकि दूसरा हमारे क्रॉस के बाद किसकी पोजीशन है, बी की, तो बी में से ही कोई दूसरा एलिमेंट हमारे पास यहाँ आएगा। अब चाहे वो 01 हो या 02 हो या 03 हो। तो आप इसको अच्छी तरह से दोस्तों समझ गए होंगे कि यानी कि जो पहला एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट के साथ ऐसे लिखा जाएगा एक एक करके, है ना। ये 2 के साथ हो गया, ये 3 के साथ हो गया। ऐसे ही फिर MP वाला 1 के साथ लिखा जाएगा, फिर 2 के साथ लिखा जाएगा और फिर ये आपका 3 के साथ लिखा जाएगा। तो ये बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसमें एक चीज़ आपको नोटिस रखनी है दोस्तों, वो क्या चीज़ है कि यहाँ पे हमने क्या किया कि पहला जो एलिमेंट यानी कि पेयर के अंदर लिया वो पहले वाले सेट से लिया और दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले सेट से लिया। अगर गलती से हम इसका रिवर्स कर दें, मैंने RJ के लिखने की बजाय मैंने यहाँ पे लिख दिया 01, RJ। अब मैं अगर इनको आपस में कंपेयर करना चाहूँ तो ये दोस्तों इक्वल नहीं होंगे। कब तक, जब तक कि कोमा के पहले वाला एलिमेंट दूसरे वाला जो है उसके पहले एलिमेंट के इक्वल ना हो जाए। इसको हम अलग तरीके से लिखें, जैसे पहले के अंदर मैंने A, B लिया और दूसरे के अंदर मैंने मान लो X, Y लिया। अब ये कब तक इक्वल नहीं होंगे, अगर मुझे इन दोनों जो आपके पेयर दे रखे हैं मुझे इसको अगर इक्वल बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि पहले वाला जो आपका पेयर दे रखा है उसका फर्स्ट पार्ट यानी कि A और जो दूसरे का पेयर का पहला पार्ट X वो आपस में इक्वल करने पड़ेंगे और बाद वाले जो हैं वो भी आपस में इक्वल करने पड़ेंगे। अगर किसी भी 2 पेयर के पहला घटक आपस में बराबर हो या फिर साथ में उसके जो बाद वाले घटक हैं वो भी आपस में क्या होने चाहिए, बराबर है। अगर दोनों घटक अपने संगत घटक के साथ या एलिमेंट के साथ इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि वो जो दोनों हमने पेयर बनाए हैं वो इक्वल होंगे। तो ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें और जो हैं वो नोट अपने दिमाग में बना के रख लेते हैं। तो क्या क्या इससे हमें और इससे डिस्कशन निकाल सकते हैं कि एक तो हमारा यही हुआ कि A क्रॉस B जो है वो नॉट इक्वल टू होता है B क्रॉस A के। ये बात आपको समझ में आ गई। और दूसरा अगर हम देखें कि हमारे पास कोई सेट A है उसका हम फाई के साथ अगर क्रॉस निकालना चाहें, फाई आप जानते हो दोस्तों फाई क्या होता है, बिल्कुल एम्प्टी सेट होता है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो क्या हम A के जो एलिमेंट हमारे पास होंगे उस एलिमेंट का फाई से पेयर बना सकते हैं?
ज़रा सोचो आप इसको। बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि ए के पास मान लो एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे कुछ भी हैं, 1 2 3 दे रखे हैं, और 5 हमारे पास है खाली, क्योंकि 5 में कोई एलिमेंट है ही नहीं। जब हम इसका ए क्रॉस 5 फाइंड करेंगे तो हम लिखने की कोशिश भी अगर करें तो पहला एलिमेंट तो हमने 1 लिख दिया, लेकिन कोमा के बाद हम क्या लिखें? कोमा के बाद लिखने के लिए हमारे पास कोई एलिमेंट है ही नहीं। जब हमारे पास कोई एलिमेंट ही नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो आपका ए क्रॉस 5 है वो क्या आने वाला है? वो बिल्कुल 5 ही आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन दोनों का जो रिजल्ट है वो हमारे पास आएगा 5। अगर हम ए क्रॉस 5 जो है, ए क्रॉस बी जो है, उसको हम अपने सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर अगर इसको लिखना चाहें तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, x, y। इस प्रकार से हमारे पास पेयर बनेंगे जहाँ जो आपका x होगा वो बिलोंग करेगा ए सेट से और जो y होगा वो बिलोंग करेगा बी सेट से। और इसमें एक अपने अलग कंडीशन भी दे सकते हैं कि आपका ए एंड जो बी है, ए एंड बी जो हैं आपके, वो नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। इन दोनों में से जो है वो कोई भी एक, ठीक है, या यहाँ पे और का साइन भी लगा सकते हो आप। ए और बी जो है वो एम्प्टी नहीं होने चाहिए, क्योंकि एम्प्टी हो गए तो उसका रिजल्ट हमारे पास क्या आने वाला है दोस्तों? 5। तो ये हम यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में इसका जो है रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब इसमें हम एक चीज़, परिभाषा जब इसकी हम पढ़ेंगे दोस्तों तो हमारे पास एक वर्ड आएगा क्रमित युग्म। क्रमित युग्म के बारे में मैं आपको बता दूं। क्रमित युग्म, युग्म का मतलब तो आप समझते हैं कि दोस्तों पेयर को बोलते हैं, और क्रमित का मतलब ऑर्डर, है ना, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर पेयर का मतलब ये है दोस्तों कि जब हम पेयर बनाएं तो उसके अंदर क्रम का महत्व हो, यानी कि 1,2 और 2,1 ये दोनों जो हैं वो इक्वल नहीं हैं, ये अलग अलग हैं। इसको आप अपने ग्राफ के अंदर, जब हम जानते हैं कि ग्राफ के अंदर कोई पॉइंट हम प्लॉट करते हैं तो हम ये जानते हैं कि 1,2 और 2,1 जो है वो अलग अलग पोजीशन जो है वो शो करते हैं, क्योंकि जो ग्राफ है वो भी हमारा कार्टेशियन सिस्टम पे ही बेस है। तो अब अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं दो अरिक्त समुच्चयों P तथा Q का कार्तीय गुणन, जिसको हम P क्रॉस Q से दर्शाएंगे, कार्तीय गुणन P क्रॉस Q, उन सभी क्रमित युग्मकों, यानी कि उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है, युग्मों का समुच्चय है, जिनमें या जिसमें प्रथम घटक P से M, दूसरा जो घटक है, दूसरा घटक Q से लेकर बनाया गया हो। अर्थात इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में पहले भी लिख के बता चुके हैं कि P क्रॉस Q
हमें निकालना है तो उसके अंदर हम जो पेयर बनाएंगे, यहाँ कोमा लगा के जो x कोमा y लिखेंगे, तो वहाँ क्या होगा कि x जो एलिमेंट होगा वो p से होगा और y जो एलिमेंट होगा वो q से होगा। तो ये डेफिनेशन दोस्तों हमारे पास निकल के आती है। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ और उसके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख सकते हैं कि यदि x/3 + 1 कोमा y - 2/3 जो है वो इक्वल हो 5/3 कोमा 1/3, तो x और y हमें यहाँ पे ज्ञात करने हैं। तो हम जानते हैं कि दो जो युग्म हैं वो कब बराबर हो सकते हैं, जब उसके प्रथम घटक हमारे इक्वल होने चाहिए। तो हम यहाँ लिख लेते हैं x/3 + 1 इक्वल हो 5/3 के। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी x/3 5/3 - 1। इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 5 - 3/3 और ये आ जाएगा x/3। अब x बराबर ये 5 में से 3 गए तो 2/3 और ये 3 ऊपर जाके क्रॉस हुआ, तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो आ गई 2। इसी प्रकार से हम y की वैल्यू निकालें तो y - 2/3 बराबर 1/3, y बराबर 1/3 - 2/3। अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालें तो एलसीएम हमारे पास 3 आ गया, 1 - 2 यानी कि ये आ गया आपके पास माइनस का 1/3। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास एक्स वाई के जो मान है वो आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ें तो इसमें दिया है यदि समुच्चय ए में 3 अवयव हैं और समुच्चय बी में 3, 4, 5 यानी कि इसमें भी 3 अवयव हैं, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जब 2 सेट दिए रहते हैं, जैसे मैंने पहला सेट ए लिया, इसके अंदर एलिमेंट ए कोमा बी 2 एलिमेंट हैं, और जो दूसरा सेट लिया बी उसमें मान लो 1, 2, 3 एलिमेंट हैं। तो जब हम इसका ए क्रॉस बी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले ए का रिलेशन 1 से बनाते हैं, ए कोमा 1, फिर ए का रिलेशन 2 से बनाते हैं, है ना, ये ए का रिलेशन बनेगा 2 से, फिर एक का पेयर हम बनाएंगे 3 के साथ। तो हमने देखा कि ए का जो पहला एलिमेंट था वो बी के सारे एलिमेंट के साथ पेयर बना रहा है। ऐसे ही जो आपका ए का दूसरा एलिमेंट बी है वो भी बारी बारी इन सारे एलिमेंट के साथ जो है वो पेयर बनाएगा। अब ये पेयर जो है काउंट के अंदर अगर हम इसको देखें तो काउंट के अंदर इसको पहले हम काउंट करके देखते हैं। तो कितना हो गया, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमने यहाँ देखा कि दोनों एलिमेंट, दोनों जो सेट दे रखे हैं उनके अंदर जो एलिमेंट होते हैं, अगर हम उन एलिमेंट की संख्या को मल्टीप्लाई कर दें तो उनकी जो संख्या आएगी, जैसे इस केस में 2, 3 जा 6 आ रहा है, तो ए क्रॉस बी में आपके पास 6 ही एलिमेंट आते हैं। इसको हम फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहें तो फॉर्मूले में हम दोस्तों लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट बी। यानी कि आपके पास जो एलिमेंट होंगे, इसके अंदर कितने एलिमेंट थे, 2 एलिमेंट थे, इसके अंदर कितने एलिमेंट थे, 3 थे। तो ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट की संख्या आती है वो आ जाती है, जैसे ये यहाँ इस केस में आ गई 6। तो इसी पे आधारित आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि यदि समुच्चय ए में 3 अवयव हैं, बी में आपके पास ये भी 3 ही अवयव हैं, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या बताओ। तो अवयवों की संख्या बिल्कुल सिंपल है, अवयवों की संख्या आ जाएगी
3 मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3। या इसको आप फॉर्मूले में एक बार लिख के दिखाना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट बी इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसमें एलिमेंट की संख्या कितनी है? 3 है। जैसे एक ये हो गया, दूसरा, तीसरा, तो आंसर हमारा आ जाएगा इसमें 9 एलिमेंट जो हैं वो हमारे होंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि जी में आपके पास 7,8 एलिमेंट है, एच में 5, 4, 2 है, तो जी क्रॉस एच में एलिमेंट ने जी क्रॉस एच ज्ञात करो और एच क्रॉस जी ज्ञात करो। तो मैं इसको इधर कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में जी सेट के अंदर मेरे पास एलिमेंट हैं 7, इसमें 2 ही एलिमेंट हैं तो मैं इसको लिख दूँ 7, 8 और एच में अपने पास एलिमेंट हैं 5, 4, 2। अब सबसे पहले मुझे निकालना है जी क्रॉस एच। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, पेयर के अंदर एलिमेंट जो है वो लिखूँगा, है ना। जो भी एलिमेंट आते जाएंगे पेयर के अंदर लिखता जाऊँगा। जैसे पहले पेयर के अंदर मेरा पहला एलिमेंट आएगा 7। अब 7 का रिलेशन मैं निकालूँगा, ये 5 के साथ पेयर बनाऊँगा। 7 का पेयर मैंने बनाया 5 के साथ, फिर मैंने 7 का पेयर बनाया मैंने 4 के साथ, ये ऐसे, फिर 7 का पेयर बनाया मैंने 2 के साथ, ये मैंने पेयर 7 के बना दिए। ऐसे ही मैं जब 8 के पेयर बनाऊंगा तो 8, 5, फिर कोमा, फिर 8, 4, फिर 8, 2। ये मेरे पास ए क्रॉस एच के जो एलिमेंट है वो आ गए। अब हम इसी प्रकार से एच क्रॉस जी निकालेंगे। अब यहाँ पे पोजीशन दोस्तों हमारी चेंज हो गई है। एच जो है वो हमारे पेयर के अंदर एच के एलिमेंट पहले आएंगे और जी के एलिमेंट जो हैं वो बाद में आते जाएंगे। तब एच का पहला एलिमेंट हमारे पास क्या है? 5 है, तो हम पहले 5 लिखेंगे और फिर आएगा हमारा 5 का रिलेशन आ गया जैसे 7 के साथ, तो 5, 7 और फिर 5 का रिलेशन आ जाएगा हमारा ये 8 के साथ, तो लिखेंगे 5, 8। ये पेयर हो गया 5 का दोनों के साथ। ऐसे ही फिर 4 के अपने पेयर बनाएंगे तो 4, 7, 4, 8। फिर आ गया अपने 2 के पेयर बनाएंगे तो 2, 7 और फिर आ गया 2, 8। तो दोस्तों यहाँ हमने ये इस प्रकार से पेयर बना करके हमने ए क्रॉस एच क्रॉस जी का जो सेट है वो निकाल दिया। ये हमारा हो गया आंसर, ये ऊपर वाला भी हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य है। यदि कथन आपका असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। यहाँ पे दिया है कि P M, N Q N, M, तो P क्रॉस Q में जो एलिमेंट होंगे इसने M के साथ रिलेशन दे दिया किसका? N का, और फिर N के साथ रिलेशन दे दिया इसने M का। ये 2 ही युग्म बनाए दोस्तों इसने। तो हम देख सकते हैं कि इसके जो युग्म बनाए हुए हैं वो कम हैं, और भी इसके युग्म बन सकते हैं। कैसे, आप यहीं पे देख सकते हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मेरे पास P के अंदर जो एलिमेंट थे M, N थे और Q के अंदर एलिमेंट थे N, M। तो जब मैं P क्रॉस Q निकालूंगा तो मैं जानता हूँ कि जो मेरा पहला पेयर बनेगा M के साथ N का मैं बना सकता हूँ, तो M, N हो गया। फिर मैं M का बना सकता हूँ M के साथ, M का पेयर बनेगा मेरा M के साथ, तो वो आ जाएगा कोमा लगा के M, M।
फिर मेरे पास n का बच गया, तो इस n का मैं n से पेयर बनाऊंगा, तो n कोमा n, और फिर लास्ट में n का मेरे पास बन जाएगा m के साथ, तो n का बन गया मेरे पास m के साथ। ये हमारे पास इस प्रकार से p क्रॉस q में जो है वो पेयर बन करके सेट बनने वाला था। तो ये इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें दे रखा है कि यदि ए और बी अरिक्त समुच्चय हैं तो ए क्रॉस बी में क्रमित युग्मकों x, y का अरिक्त समुच्चय है। यानी कि जो ए क्रॉस बी है क्रमित युग्मों x, y के अरिक्त समुच्चय हैं, जो कि इस प्रकार से हैं कि x बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी। तो ये बिल्कुल सत्य कथन है दोस्तों, सही है। अब थर्ड के अंदर दे रखा है कि सेट ए हमारे पास 1,2 है और बी हमारे पास 3,4 है, तो ए क्रॉस बी और बी इंटरसेक्शन 5, इसका जो रिजल्ट है वो कह रहा है क्या आ रहा है, 5 आएगा। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ आप देखो इसमें कि जब हम सेट बी का और 5 का आंसर निकालेंगे, हम यहाँ पे जब मैं बी और 5 का आंसर निकालूं, बी के एलिमेंट मेरे पास 3,4 हैं और मेरे पास 5 क्या है, 5 तो हम जानते हैं कि 5 तो बिल्कुल खाली होता है ना, 5 क्या होता है, बिल्कुल खाली। जब इन दोनों का हम लेंगे इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन हम जानते हैं कि इन दोनों के अंदर इंटरसेक्शन हमारा क्या आने वाला है, बिल्कुल 5 आने वाला है, खाली आएगा, है ना। या इसको ऐसे खाली लिख दो या इसको 5 से लिख दो। तो अब इसका रिजल्ट मुझे मिल गया 5। अब मुझे निकालना है ये ए क्रॉस, ये चेक करना है कि ये रिजल्ट 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ लिखूँगा ए क्रॉस, मेरे को करना था बी इंटरसेक्शन 5। और 5 की जगह तो मेरे पास, इसकी जगह तो मेरे पास क्या आ गया, इसकी जगह मेरे पास आ गया 5, है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा इधर करके लिख दूं ताकि आपको थोड़ी देखने में समस्या ना हो। हाँ, तो ये हमारे पास आ गया ए क्रॉस 5। अब हम जानते हैं कि जब ए का 5 के साथ क्रॉस कराएंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। तो ये कथन भी हमारा क्या है, सत्य कथन है दोस्तों, बिल्कुल ये हमारा हो गया ट्रू। ठीक है, ये ट्रू हो गया, ऊपर वाला भी ट्रू था और ये हमारा क्या था, फॉल्स था। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच गए हैं वो आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके लिए लेके आएंगे। तो अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। थैंक यू दोस्तों।